दोस्तों जानता हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है, लेकिन आप सबसे मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि इस एपिसोड के अंदर बहुत सारे की टेक अवेज हैं जो कि हम सब के लिए एज इंडियंस देशवासी के होने के नाते बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ख़ास तौर पर आज की परिस्थितियों में। इस वीडियो की शूटिंग करने से जस्ट थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट मैंने पढ़ा जिसके अंदर लिखा है कि इंडिया और पाकिस्तान रिपोर्टेडली सीज फायर के लिए अग्री कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये टेक अवेज जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी उतने ही हैं जितने सीज फायर के लिए अगर अग्री नहीं किए होते तब होते। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमारी जो ये नई जनरेशन है ना, उसके अंदर हम लोगों में कई सारे अलग अलग तरह के प्रश्न हैं कि वॉर कब होगा या नहीं होगा, क्या हम लोग सेफ रहेंगे कि नहीं, और वॉर एक बार जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा। तो इन्हीं सब महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हुए आज हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं। बहुत डिटेल डिस्कशन रहने वाला है। आज हमारे एपिक भारत के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान का जब आखिरी बार युद्ध हुआ था तब क्या हुआ था और क्या क्या परिस्थितियां बनी थी। ये जानना हम सब के लिए इतना आवश्यक इसलिए है क्योंकि वर्तमान आंखों का धोखा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन भूत सीखने का मौका जरूर है। इसलिए इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं कि आज से 26 साल पहले 1999 में जब इसी प्रकार की परिस्थितियां बनी थी तब क्या हुआ था और उस वक्त दौर कैसा था, परिस्थितियां कैसी थी, और उससे सीखेंगे कि हमको क्या करना चाहिए एग्जैक्टली अगर ऐसा फिर से कुछ होने वाला है तो। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कुछ दर्शक शायद समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं 1999 के कारगिल युद्ध के बारे में। और जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि ये वही युद्ध था जिसके होने के बाद, जिसके लाइव टेलीकास्ट होने के बाद हमारे सभी देशवासियों के मन में देशभक्ति की जो भावना होती है वो कई गुना बढ़ गई थी। और ये वही युद्ध है जिसके ऊपर कई सारी फेमस बॉलीवुड फिल्म्स बन चुकी हैं, जैसे LOC कारगिल, लक्ष्य, शेरशाह और गुंजन सक्सेना इत्यादि। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ 1999 के उस दौर में जब पाकिस्तान ने भारत से तमाचा खाने का एक मौका ढूंढा था, जैसे वो आज ढूंढ रहा है। 1999 का साल शुरू हुए बस कुछ ही महीने बीते थे और इससे पहले कि भारत में गर्मियां बढ़ती, पाकिस्तान ने कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC को उल्लंघन करके पहले ही सरहद पर गर्मी और तनाव दोनों बढ़ा दिए थे। पाकिस्तान के इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बद्र, जिसके तहत पाकिस्तान की जो सेना थी, जो मिलिट्री थी, वो भारत के लद्दाख में घुसती है और कारगिल की ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चेक पोस्ट बनाकर वहां पर कब्जा करना शुरू कर देती है। उनका मकसद था श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण रूट को तबाह कर देना, जिससे भारत पर कश्मीर के मुद्दे पर दबाव बनाया जा सके और अंततः कश्मीर को हथियाया जा सके। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान इस ऑपरेशन से सिर्फ 2 महीना पहले भारत के साथ लाहौर डिक्लेरेशन साइन कर चुका था, जिसके अंदर इन दोनों देशों के बीच में डिसाइड हुआ था कि इस मुद्दे को शांति से हल की ओर बढ़ाएंगे। लेकिन क्या होता है ना कि गली के कुत्ते को आप कितनी ही रोटी डाल दो, कितना ही पुचकार लो, आपकी गाड़ी को देखकर वो भौंकता जरूर है। तो पाकिस्तान ने अपने कुत्ते पने का परिचय दिया था अपनी ही ट्रीटी वायलेट करके। हालांकि मैं विश्व भर के कुत्तों के समाज से तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैंने आप लोगों की तुलना पाकिस्तान से कर दी। एटलीस्ट आप लोग वफादार तो होते हैं। दोस्तों 1999 में पहली बार नहीं था जब कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। इससे पहले ये दोनों देश 1975 में, 1965 में और 1947-48 यानी आज़ादी के ठीक बाद कश्मीर के इस मुद्दे पर लड़ चुके थे। हालांकि दोनों देशों का खुद को न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर कर देने के बाद ये पहला युद्ध होने जा रहा था। दोस्तों पाकिस्तान ने हाई टेरेंस पर कब्जा करके वॉरफेयर के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव खेला था। वो जानता था कि उस वक्त भारत के जो माउंटेन डिफेंस सिस्टम है उसमें कुछ गैप्स थे, कुछ लूपहोल्स थे, और इससे पहले भारत कुछ भी रिएक्ट कर पाता, पाकिस्तान ने उन हाई टेरेंस में छुप करके भारत के उस हिस्से पर कब्जा कर लिया था। 3 मई 1999 कारगिल के चरवाहों ने उन हाई टेरेंस पर
कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज नोटिस करी, जिसके बारे में उन्होंने इंडियन आर्मी को सूचित किया और इसके बाद पूरे के पूरे भारत को एक हाई अलर्ट मोड पर डाल दिया गया था। भारत ने ऑपरेशन विजय को लॉन्च और मोबिलाइज किया, जिसके तहत भारत सेना ने पाकिस्तान सेना को द्रास, बटालिक और कारगिल जैसे चेक पोस्ट से बाहर को खदेड़ना शुरू किया। यह ऑपरेशन भारत के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंटेंस था, क्योंकि पाकिस्तान के पास उस वक्त हाई ऑल्टीट्यूड एडवांटेज थी। फिर क्या होना था? इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए 26 मई 1999 के दिन कहानी में एंट्री होती है इंडियन एयरफोर्स की, और वो लॉन्च करती है ऑपरेशन सफेद सागर, जिसमें पहाड़ों के ऊपर छिपे उन जिहादियों के अड्डों पर एयर स्ट्राइक्स की गई थी। 1971 के बाद पहली बार भारतीय वायुसेना ने ऐसे किसी ऑपरेशन को अंजाम दिया था। जून आते आते दोनों ही तरफ बहुत सी कैजुअलिटीज हो चुकी थी और 13 जून के दिन भारतीय सेना ने द्रास के पास टोरोलिंग पीक को वापस से सक्सेसफुली रिकैप्चर किया था। जुलाई आते ही टाइगर हिल नाम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रूशियल पीक को भारतीय सेना ने वापस रिकैप्चर किया, जिसके बाद कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की हार सुनिश्चित हो गई थी। What you heard right behind you was the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hills, the prelude to the final assault. Also going on simultaneously are multi-barrel rocket launchers also attacking the same positions on Tiger Hills. और फिर कारगिल में भारत से मिली करारी हार और अमेरिका के द्वारा प्रेशर की वजह से तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अपनी सारी की सारी पाकिस्तानी सेना को कारगिल से विड्रॉ करना शुरू कर लेता है। 14 जुलाई के दिन तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ऑपरेशन विजय को सक्सेसफुल घोषित करते हैं और 26 जुलाई वो दिन था जब मां भारती के सपूत हमारी चहीती इंडियन आर्म फोर्सेस ये अनाउंस कर देती हैं कि भारत से पाकिस्तान की उस घुसपैठी सेना को पूरी तरह से खदेड़ के बाहर कर दिया गया है। हर वर्ष 26 जुलाई को हम सभी लोग कारगिल विजय दिवस के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, एक उत्सव की तरह मनाते हैं और हम याद करते हैं उन सभी वीर जवानों को और शहीदों को जिन्होंने मां भारती की साख की रक्षा करने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी। दोस्तों, इस पूरे युद्ध के दौरान भारत का एक ही लक्ष्य था और वो था कि अपनी सीमाओं की रक्षा करना। और इस युद्ध के दौरान एक बार भी भारत ने एलओसी का उल्लंघन तक नहीं किया था। इसके बाद से भारत का जो रेपुटेशन था वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बहुत बढ़ चुका था। एनडीए की तत्कालीन अटल सरकार को भारतीय लोगों द्वारा बहुत सहयोग प्राप्त हुआ, जिसका प्रूफ ये था कि उस साल हुए लोकसभा चुनावों में अटल सरकार वापस आती है एक बेहतर मेजॉरिटी के साथ। भारतीय लोगों में एक अभूतपूर्व देशभक्ति की लौ जाग उठी। इसका कारण ये था कि उस युद्ध का लाइव टेलीकास्ट भारतीय लोग अपने टीवी पर बैठकर अपने घरों में देख रहे थे और पल पल हर भारतीय नागरिक अपने घरों में बैठकर देख रहा था उसके देश की और उसकी सेनाओं की असली ताकत। और वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में सरकार गिर जाती है और मिलिट्री रूल लागू हो जाता है और परवेज मुशर्रफ, जिस व्यक्ति के अंडर पाकिस्तान की सेना ने भारत में घुसपैठ की थी कारगिल में, वो व्यक्ति बन जाता है पाकिस्तान का नया राष्ट्रपति। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के ऊपर कई सारे सैंक्शंस और रिस्ट्रिक्शंस लगे, जिसकी कीमत चुकाते चुकाते आज पाकिस्तान का हाल हनुमान मंदिर के बाहर के एक भिखारी जैसा हो चुका है। अब इस एपिसोड का जो मेन मुद्दा था उस पर आते हैं कि पुराने एक्सपीरियंसेस जो रहे हैं कारगिल युद्ध के, उसके बेसिस पर आगे क्या होने की संभावना है, जरा वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि क्या युद्ध होगा। पहली बात, इस वीडियो की रिकॉर्डिंग से पहले डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया कि इंडिया और पाकिस्तान ने, आसिम मुनीर याद कर रहा है मुझे, तो ट्वीट आया कि इंडिया और पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए अग्री कर लिया है, लेकिन एज ऑफ 10 मई 2025, जिस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो, ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है वॉर, लेकिन इस वक्त जो परिस्थितियां बनी हुई हैं वो किसी वॉर से कम भी नहीं है। और वैसे भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट एक बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत वक्त लगता है उसमें। जब तक शायद भारत इसको ऑफिशियली अनाउंस करेगा तब तक पाकिस्तान आधा निपट चुका होगा। दूसरा सवाल है कि क्या न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, तो इसका सिंपल सीधा सा जवाब है
बिल्कुल नहीं होगा अगर पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी भी बुद्धि बची हो। बताता हूं क्यों। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, भारत जो है वो न्यूक्लियर पावर के मामले में नो फर्स्ट यूज पॉलिसी फॉलो करता है। इसका मतलब कभी भी भारत की तरफ से पहला न्यूक्लियर वॉर कभी भी इनिशिएट नहीं होगा। इट विल ऑलवेज बी अ रिटेलिएशन अगर कभी उसके ऊपर न्यूक्लियर वॉर होता है। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को तो हमने अभी 1999 वाली स्टोरी में देखा कि किस तरह से वो 2 महीने के अंदर अपनी लाहौर डिक्लेरेशन से मुकर गया था। तो उसकी जो भी फिलॉसफीज होंगी, जो भी पॉलिसीज होंगी, उनके बारे में तो बात करना भी टाइम वेस्ट है। मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो अपनी पॉलिसी से कब मुकर जाए कुछ नहीं पता है। दोस्तों सीधे मुद्दे की बात यह है कि पाकिस्तान अगर बर्बाद होने की कगार पर होगा और वो भारत के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देता है तो उस केस के अंदर भारत को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचेगी। दैट इज ट्रू। काफ़ी ज़्यादा आबादी मारी जाएगी, कैजुअलिटीज बहुत लाखों करोड़ों में जा सकती है भारत की तरफ से। लेकिन इसके रिटेलिएशन में जब भारत पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्स छोड़ेगा तो उसमें होगा ये कि पाकिस्तान एक देश नहीं बचेगा, वो एक चपटी राख का ढेर बचेगा केवल। तो पाकिस्तान ये बात जानता है कि अगर वो पहला न्यूक्लियर अटैक कर देगा तो वो उसके लिए एक सुसाइड से कम नहीं होगा। तीसरा सवाल, अगर ऐसा युद्ध चलता रहा या वॉर और ज़्यादा एस्केलेट होता है तो क्या हम जैसे आम नागरिकों के ऊपर कुछ असर पड़ेगा? तो 1999 का एग्जाम्पल देखें तो इतना ज़्यादा कोई सामान्य जीवन पर असर नहीं पड़ा था। हाँ, छोटी मोटी क्षति पहुंची थी इकोनॉमिक फॉरम्स को, लेकिन वो भी समहाउ रिकवर हो चुकी थी। अब अगर इस वक्त युद्ध होता है तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग कोरोना टाइम के लॉकडाउन जैसा स्थिति जो है वो वापस से उत्पन्न हो सकती है। घरों से बाहर निकलने को मना किया जा सकता है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। और अगर एक वर्स्ट के सिनेरियो के बारे में बात करें जो कि हाइपोथेटिकल है, ऐसा होना ना के बराबर संभव है, लेकिन अगर ऐसा होता है कि पाकिस्तान भारत के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करता है और हमारे जो डिफेंस सिस्टम्स हैं वो उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाते हैं तो हमारे कुछ भारतीय नागरिकों की जान जा सकती है। हालांकि ऐसा होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं, लेकिन एक जिम्मेदार क्रिएटर होने के नाते आप सबको सचेत करना ही मेरा काम है और एक वर्स्ट केस के लिए प्रिपरेशन आप लोग करें, हम सब लोग एज अ नेशन करें। यही इस वक्त हम लोगों का एक गोल होना चाहिए, क्योंकि बाहर तो इंडियन आर्मी और भारत सरकार सबको संभाल लेगी, अंदर बैठ के हमें क्या करना है वो हम सबको डिस्कस करना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपने घरों में कुछ इमरजेंसी किट्स जैसे कि सूखा खाना, बॉटल्स, आइस बॉक्सेस, मेडिसिन्स, टॉर्चेस, कैंडल्स, बैटरीज, ये सब चीज़ें अपने पास स्टोर्ड रख लें ताकि अगर इनकी ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो आपके पास में कुछ चीज़ें एटलीस्ट 4 से 5 दिन सर्वाइव करने के लिए रेडी हों। देखिए, जिस हिसाब से पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है लगभग, इस वक्त बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम सब आम नागरिक अपना मुंह अफवाहें फैलाने के लिए और कम्युनल हेट्रेड फैलाने के लिए बिल्कुल ना खोलें। देखिए, मैं जानता हूं कि हिंदुओं के मन में पहलगाम के उस अटैक के बाद से मुसलमानों के प्रति द्वेष है, गुस्सा है, आक्रोश है। लेकिन चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान, अगर आपके गुस्से की वजह से भारत में दंगे उत्पन्न हो जाते हैं स्थिति में पाकिस्तान के साथ युद्ध होते वक्त, तो माफ कीजिएगा लेकिन आप अपने देश की बर्बादी की कहानी खुद अपने हाथों से लिखेंगे। इसलिए कहता हूं कि एटलीस्ट बस इस वक्त के लिए हम सबको अपना धर्म, जाति, पांत सब छोड़ करके एक साथ खड़े रहना है। मैं उस सेक्युलरिज्म का कोई प्रचारक नहीं हूं, लेकिन एकत्रित रहना ही इस वक्त हमारे देश की नीड ऑफ द आवर है। और आखिरी सुझाव, इस वक्त केवल और केवल सरकारी अलर्ट्स और नोटिफिकेशंस पर ही ध्यान दें। ये जो न्यूज़ चैनल्स पर बेतुकी बातें फैलाई जा रही हैं, बिग बॉस रचाया जा रहा है, इन पर ध्यान ना दें। इससे जितना दूर हो सके उतना दूर रहे। कोई न्यूज़ मीडिया चैनल्स के थ्रू अगर कोई ये चीज़ देख रहा है तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। टोटल शर्मिंदगी वाला काम कर रहे हैं आप सब। और दोस्तों, आपकी मोदी सरकार से या फिर हमारी भारत सरकार से कुछ रंजिशें हो सकती हैं, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, मेरे भी हैं। लेकिन इस वक्त उन डिसएग्रीमेंट्स को फॉलो करके ये नहीं करना चाहिए कि अरे हम क्यों सरकार की बात माने, हम तो अपना ही चलाएंगे। वो चीज़ भारत को कमज़ोर कर देगा। आप इस बात की सीरियसनेस को, ग्रेविटी को समझिए और भारत सरकार के जो भी निर्देश होते हैं, जो भी गाइडलाइंस वो आप सबके सामने प्रस्तुत करते हैं, उसको टोटली ब्लाइंडली फॉलो करना ही हम सबके लिए बेस्ट है। चौथा और आखिरी सवाल, इस युद्ध के बाद, अगर ये युद्ध होता है तो इस युद्ध के बाद क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी संभावना जो है वो ये है कि बलूचिस्तान आज़ाद हो जाएगा पाकिस्तान से
और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस से हमारे भारत में मिल जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यही होगा, लेकिन इस चीज की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्यों? इसके पीछे का जो कारण है, जो तर्क वितर्क है, उसके लिए एक अलग एपिसोड लगेगा। ये ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, मैं जानता हूं, तो इसके बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन एट प्रेजेंट आप बस इतना समझिए कि भारत की जो जियोपॉलिटिकल स्थिति है इस वक्त, वो यही है कि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को बहुत इजीली अपने अंडर कर सकता है अगर ऐसा कोई युद्ध होता है तो। और पाकिस्तान के दृष्टिकोण से तो वही उनके ऊपर वापस एक मिलिट्री रूल लग जाएगा और उनकी गवर्नमेंट गिरने के बहुत चांसेस हैं। भुगतेगी वहां की जनता। तो भारत के ऊपर ये जो लांछन लगा रहे हैं वो पाकिस्तान के लोग कि आम जनता को टारगेट कर रहे हैं, आम जनता को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा पहली बात तो कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन पाकिस्तान की जो आम जनता है, जो वहाँ की आवाम है, उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध इस वक्त कोई खड़ा है तो वो पाकिस्तान की मिलिट्री है और कोई नहीं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में केवल इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते किसी और नए विषय पर चर्चा करने के लिए। अपने आप को, अपने परिवार को मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रेंथन कीजिए, एम्पावर कीजिए। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिव स्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है।